हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और सेशन लेकर आया हूं और आज रीडिंग है धनु राशि की। यानी कि धनु राशि आपके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, टैरो इस पर क्या कहते हैं और उनकी गाइडेंस क्या है, ये आज मैं कवर करूंगा। इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 9 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। दोनों कार्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 9 ऑफ कप्स को चूज किया था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में उसकी फोटो भी लग गई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए यानी कि धनु राशि पाइल नंबर 1 2025 साल कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर द एम्प्रेस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द लवर्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत बढ़िया, लास्ट कार्ड आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स आया, ये देखकर खुशी हुई। ये साल आपके लिए शुरुआत में चीज़ों को थोड़ा आसान करता है अप्रैल तक। जनवरी से अप्रैल चीज़ें थोड़ी इजी रहेंगी। जनवरी से मार्च चीज़ें काफ़ी बेस्ट रहेंगी आपके लिए। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नई संभावनाएं आपको मिल सकती हैं। जॉब में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी, मतलब उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रमोशन मिलने के पॉसिबल चांसेस अच्छे रहेंगे। इनकम बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं उसमें ये साल अच्छा रहेगा, मतलब ये शुरुआत अच्छी रहेगी। शुरू के 4 महीने अपने किसी कार्य को करते हैं, फैमिली के मैटर्स हों, कुछ भी हो, रिलेशनशिप, फैमिली, कुछ भी, तो ये शुरू के 4 महीने बहुत बढ़िया। मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला धनु राशि पाइल नंबर 1, क्योंकि मई के महीने में आपका अपना माइंड जो है वो काफ़ी उलझने बनाता चलेगा और माइंड में क्लियरिटी न होने की वजह से आपके डिस्ट्रैक्ट होने का खतरा बढ़ेगा। हालांकि 5वां महीना खत्म होने के बाद चीज़ें फिर स्मूथ हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी और आप इजी तरीके से मैनेज करते हुए इस साल को एंड तक ले जाएंगे। साल खत्म होने से पहले पहले आपके किसी कार्य में आपको पूरी मतलब कंप्लीटनेस मिल जाए, एक पॉसिबिलिटी इसकी। किसी मामले में आप उलझे थे जिससे छूटना चाहते थे, छूट जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। किसी सिचुएशन को चाहते थे कि क्लोज हो जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये साल आपको कहता है कि शुरुआत आपको अच्छी जरूर मिल रही है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये साल भी आपके लिए संघर्षों से भरा रहेगा। ये साल भी इसलिए क्योंकि पिछले साल भी आपने काफ़ी संघर्ष किए हैं धनु राशि पाइल नंबर 1, लेकिन आपकी कैजुअल माइंडसेट यानी चीज़ों में एक कंफर्टेबल जोन खोजना आपके लिए फ़ायदेमंद कभी नहीं रहा है। आप धनु राशि हैं, अपने आप को समझिए। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, ऐसे व्यक्तित्व की मालिक हैं जिसे सिचुएशन का सामना करके ही सफलता मिलनी है। इसलिए अपने व्यक्तित्व पर, अपने पर्सनालिटी पर, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। आप कहें कि भाई मुझे चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो आपके नज़रिए की बात है, आपके सोचने की बात है कि चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई, क्योंकि जो चीज़ आपको आसानी से मिल गई उसने आपको गर्व नहीं दिया, उसकी वजह से आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो चीज़ आपके लिए किसी फेंके हुए टुकड़े के समान हो जाती है। इसलिए आप अपने सामर्थ्य, अपने पुरुषार्थ, अपने पौरुष, अपने गट्स के दम पर चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें। और इस मामले में ये साल आपको 100% सपोर्ट करता है, अगर
आप कदम पीछे हटाने से मना कर देते हैं तो, यानी जिन मामलों में आपको संघर्ष का सामना करना पड़े, जिन मामलों में अवरोध या विरोध का मामला आ जाए और उस मामले में आपने अपने आप को सक्सेसफुल करने की ठान ली, तो आपके सक्सेस होने को कोई रोक नहीं सकता। आपकी सक्सेस के बेसिस पर आपके यश में वृद्धि होगी, सोसाइटी में आपकी पकड़ मजबूत होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, आपके विरोधी, आपके शत्रु डाउन फील करेंगे और आप अपने आप में एक बेहतर, बढ़िया, अच्छी पर्सनालिटी को अप होल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज को समझें, कई बार ऐसा हो जाता है जब आप अपने मन में नकारात्मक हो जाते हैं, जब आप सही अवसर को, सही अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं और अपने में निराश हो जाते हैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है जब आपको लगता है कि ये डार्क मोमेंट, ये अंधकार मेरे जीवन का लंबे समय तक चलेगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगी। ये सब सिर्फ आपकी सोच में आ जाता है। जबकि अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो आपके जीवन में शुरू से लेकर अभी तक, आपकी उम्र जितनी भी हो, आप इनकार नहीं कर सकते कि आपको डिवाइन सपोर्ट नहीं मिला। ईश्वर हर कदम 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 पर आपकी मदद करते जाते हैं और चूंकि ईश्वर आपकी मदद करते रहते हैं, इसलिए आपको नैतिक होना जरूरी है। जब ईश्वर हमारी मदद कर रहे हों, ईश्वर हमें एक बच्चे की तरह अपहोल्ड कर रहे हों, छोटे बच्चे की केयर आप करिए, तो आप चाहेंगे कि बच्चा कुछ नियमों का पालन करे। आप नहीं चाहेंगे कि बच्चा बिना बताए घर से बाहर चला जाए, या आपके घर के जो रूल और रेगुलेशंस हैं, बच्चा उन क्राइटेरियाज के भीतर रहे। आपकी ये चाहत होगी क्योंकि आप बच्चे की केयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर के द्वारा आपको पूरी तरह सपोर्ट दिया जा रहा है, तो उनकी भी चाहत है कि आप नैतिकता का पालन करें और नियमों के अनुरूप चलें। अननेसेसरी शॉर्टकट्स नहीं लेना है। अननेसेसरी मतलब जहां शॉर्टकट के बिना काम नहीं चलना है। इसको और आसान करते हैं। जिन मामलों में, जैसे अगर पूछा जाए कि भाई सच बोलना चाहिए कि झूठ, तो हर कोई कहेगा, पूरी दुनिया में कहेगा सच बोलना चाहिए, स्टैंड विद द ट्रुथ। लेकिन जिन मामलों में झूठ ही नेसेसरी है, यहां सच बोलने से फायदा नहीं होने वाला। फिर वहां क्या करिए? किसी की जान बचानी है, आप सच बोलिएगा तब तो फिर मरा। तो झूठ बोलना जरूरी हो गया, निहितार्थ हो गया, अनिवार्य हो गया। वहां पर आप कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो शॉर्टकट के बिना काम नहीं चल सकता वहां लीजिए, वरना जरूरत नहीं है। और नैतिकता का पालन करिए, स्वार्थी रहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों का नुकसान करके अपना भला करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये ईश्वर के नियमों के विरुद्ध हो गया। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। इस साल परिवार के साथ आपके सामंजस्य, आपके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। परिवार आपको समझने में और आप परिवार को समझने में एक दूसरे की मदद करेंगे और इस तरह से ये साल आपके लिए फैमिली मैटर्स में एक ऐसा साल हो सकता है जब आप अपने परिवार में सम्मान को प्राप्त करें। देखिए, अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे नहीं, मेरा परिवार मुझे सम्मान करता है। सम्मान जो दिखाया नहीं जा रहा, जो दिल से आ रहा, दोनों में फर्क है। एक सम्मान होता है जो प्रदर्शित किया जाता है। टीचर जब क्लास में आते हैं तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। अब सोच कर देखिए कितने बच्चे दिल से खड़े होते हैं। बच्चे रूटीन वाइज खड़े होते हैं, क्योंकि उनको सिखा दिया गया टीचर आए खड़े हो जाओ। बच्चे को पता नहीं है, नर्सरी क्लास के बच्चे खड़े हो जाते हैं, उनको पता नहीं है कि हम सम्मान कर रहे हैं। नहीं, वो सम्मान नहीं हो रहा ना, वो बस एक जेस्चर है। गेस्चर जो कहिए, वो एक परंपरा है, परंपरा के अनुरूप है। लेकिन बड़ी क्लास के बच्चे अगर टीचर के आने पे सचमुच खड़े हो रहे हैं तो वो सम्मान है। ठीक है, जैसे कभी देखिए ना, मैच होता है, कोई भी खेल हो, उसमें एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के सम्मान में विरोधी दल के समर्थक भी खड़े हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया। तो यहां आपको परिवार से वो सम्मान प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ साथ आपके द्वारा परिवार के लिए इस वर्ष किए गए कार्य और योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी, ये सुनिश्चित है। प्रेम संबंधों के लिए यह साल बहुत बढ़िया है। और प्रेम संबंध मतलब जिनसे हमारा प्रेम है, हमारे मित्र, हमारा परिवार, हमारे जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका, है ना। कई बार तो हमारे जो पेट्स हैं, डॉगी, बिल्ली, गाय, उनको भी।
लेकिन यहां स्पेसिफिकली कहता है कि जो प्रेम संबंध आपके अपने पार्टनर के साथ हैं, जीवन साथी के साथ हैं, संगिनी के साथ हैं, संगी के साथ हैं, उनमें ये साल आपको एक ऐसी हाइक देता है जो आपके लव रिलेशन को डिवाइन पर ले जाते हैं। लेकिन अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन अगर आपने अपने पार्टनर से करी तो उसमें झगड़ा भी होने की पॉसिबिलिटी है। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन तो वो मत करिए। इस साल प्रॉपर्टी, फैमिली, आपके प्रोफेशन, बिजनेस, इन सभी में बढ़त मिलने के संयोग बनेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस पूरे ईयर में अगर किसी भी मोमेंट में एक डाउन सिचुएशन आती है तो ये जानते रहिए कि ये सिचुएशन बस उस कर्व का हिस्सा है कि चीजें गिरी हैं और उठनी 100% है, पॉसिबल नहीं है, उठनी ही है, बिना उठे काम नहीं चलेगा। अब लेते हैं आज के ओरेकल डेक। आज के ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस और देखते हैं कि गॉडेस यानी कि देवियां आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। पहला कार्ड आपके लिए है इज़ॉल्ट, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है ग्रीन तारा, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है डमारा, फोर्थ नंबर पर आपके लिए है सेडना और अंतिम देवी आपके लिए जो आ रही ये हैं सिलिस। तो 5 देवियां आपके लिए अपीयर। देखते हैं ये देवियां आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। सबसे पहले इज़ॉल्ट की बात करें। आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप जो आपके फैमिली से हैं, आपके प्रेम संबंधों में हैं, उसमें ये कहती हैं कि आप बस ये माने कि आप उनके प्रति यदि प्रेम के भाव में हैं तो हैं, उसकी साइड का मैनेज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसकी साइड का या उनकी साइड का मैनेज करने की कोशिश या एक्सपेक्टेशन आपको डिस्टर्ब करेगी। जब आप अपनी साइड का मैनेज करेंगे तो ये आपको एक डिवाइन एहसास देगी और यही एहसास आपके प्रेम संबंधों में आपको वो डिवाइन हाइक दिखा देने में कामयाब रहेगा। ग्रीन तारा कहती हैं कि सिचुएशन में अगर कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है अपने फैमिली मेंबर्स से मदद मांगने की तो संकोच मत करिए। अपने लाइफ पार्टनर से मदद मांगने की जरूरत पड़ती तो संकोच मत करिए। किसी भी पर्सन से मदद मांगने की जरूरत अगर पड़ गई तो ग्रीन तारा कहते हैं कि फिर वहां संकोच मत करो, लेकिन याद रखो जिन्होंने मदद करी उनको उनका थैंक यू देना मत भूलो। और अगर कहीं ऐसी जरूरत आ गई, कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई जहां क्रेडिट उनको देना पड़े तो इसमें कोई संकोच नहीं है। आपका कोई काम है, अटक गया, आपके किसी मित्र या परिवार या आपके जीवन साथी के सहायता से वो हो गया, अगर उनकी मदद ना मिलती तो काम नहीं हो पाता, तो क्रेडिट किसको जाएगा? आपने भले 90% की तैयारी करी हो, 10% पर जहां वो मामला अटका, अगर वे ना होते तो वो 10% कंप्लीट ना होता, तो फिर 100% नहीं होता, तो क्रेडिट उनको चला जाएगा। क्रेडिट देने में आपको पीछे नहीं हटना है। ग्रीन तारा कहती हैं कि अपने ईगो को पीछे रखो और उन लोगों को एप्रिशिएट करो, क्रेडिट दे दो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पीछे करके उन्हें आगे आने देते हो तो वस्तुतः तुम्हारा ऑरा उनसे दुगना हो जाता है, आपकी पॉजिटिविटी उनसे डबल अप हो जाती है। उस डबल अप का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। डमारा कहती हैं कि सिचुएशन में अपने आप को यूज करने, बाधाओं का सामना करने, प्रॉब्लम से ओवरकम करने और सक्सेस को हासिल करने में, यहां इस बात को समझना होगा कि आपकी अपनी आत्मिक ऊर्जा सबसे आवश्यक है बजाय आपकी शारीरिक ऊर्जा के। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, साइंटिस्ट इस बात को ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी बॉडी, उसके मसल्स कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर विल पावर नहीं है तो वो उन मसल्स, उस बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, एक उसकी जो विल पावर है वो उसको अपनी क्षमता से कई गुना बेहतर प्रदर्शन कर ले जाने में मदद करती है। तो सेडना कहती हैं कि उस इन्फिनिट सप्लाई यानी आपकी आत्मिक ऊर्जा जो हमारी आत्मा में बसी है, वो
कहीं से कनेक्टेड है। शरीर को ऊर्जा कौन दे रहा है? हमारा भोजन। हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। सिर्फ हवा से ऊर्जा नहीं मिलती है। अगर कोई सिर्फ सांस ले तो जाहिर सी बात है, खाना पीना ना खाए तो मर जाएगा। दैट मीन्स कि हवा हमें ऊर्जा नहीं दे रही है। ऑक्सीजन हमें हमारे शरीर को चलाए रखने में मदद करता है, लेकिन हमें ऊर्जा चाहिए, वो मिलेगी कहां से? भोजन से। हमारी आत्मा को ऊर्जा कहां से मिलेगी? जाहिर सी बात है, परमात्मा से। जो ईश्वर है, परम आत्मा, उनकी ओर से हमारी आत्मा में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमारी आत्मिक ऊर्जा को बनाता बढ़ाता है। हम अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए खुद भी काम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो आत्मिक ऊर्जा तुम्हें चाहिए वो तुम्हें अपने आप को मैनेज करने में, अपनी चीजों को मैनेज करने में हेल्प करेगी, और उसी के द्वारा आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत सब मिल जाएगी। और अंत में सोलिस का कार्ड वो कहती हैं कि अगर सिचुएशन में गिर रहे हो तो गिरो, क्योंकि ये जीवन का आधार है। जीवन में गिरना और गिर के उठना, यही जीवन का आधार है। अगर हम गिरेंगे नहीं तो उठेंगे नहीं। सीधी सी बात है। चलते हुए इंसान को अगर ठोकर ना लगे तो वो अपनी सिक्योरिटी का फिर ध्यान नहीं रखता। ठीक है, बाइक चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए सिर में चोट लग सकती है, इसलिए हेलमेट बनाया गया। दैट मीन्स कि वो कहती हैं कि जो सिचुएशन गिर रही है, नीचे जा रही है, याद रखो वो सिचुएशन ऊपर भी जाएगी। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आप को पानी की तरह सरल और सरस बनाओ। पत्थर की तरह मत बनाओ, क्योंकि जब गिरता है पत्थर तो टूट जाता है, पानी नहीं टूटता। फर्क है। पानी पत्थर को तोड़ सकता है लेकिन खुद नहीं टूटता। तो कहती हैं कि स्वयं को पानी की तरह बनाओ, क्योंकि तुम जीवन के वो प्राण ऊर्जा हो जो अपने जीवन को, अपने माध्यम को, अपने सारे पैटर्न को सिर्फ ऑर्गेनाइज और मैनेज ही नहीं रखता, बल्कि जो चाहिए उसे हासिल करने की योग्यता भी दिखाता है। तो इस योग्यता को इस्तेमाल करना है, इस बात को ध्यान रखिए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था। आइए रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। धनु राशि, पाइल नंबर 2। देखते हैं कि आपके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस रहेंगी। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड आपके लिए 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स कार्ड नंबर 3, एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड नंबर 4, नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड नंबर 5। इस साल अगर आप अपने आप को किसी प्रकार की, किसी भी तरह की निराशा में डालने से बचा ले गए तो आप जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। निराशा आपको इस साल के शुरुआती 4 महीने में मिल सकती है। निराशा इस तरह की हो सकती है जहां आपको ऐसा लगे कि आप जो कुछ भी अचीव किए हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। निराशा तो निराशा होती है। वो होपलेसनेस सिर्फ एक होपलेसनेस होती है। वो होप में भी होपलेसनेस ढूंढ लेती है। जैसे एक होपलेस पर्सन था, ठीक है, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, कहता मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार है, जीवन में कुछ बचा नहीं है, सब कबाड़ हो गया है, जो करूं गलत हो जाता है, ये करूं गलत, वो करूं गलत, इधर फेलियर उधर फेलियर। मतलब वो इतना ज़्यादा निराश हो गया था कि हद से भी ज़्यादा निराश, अतीव निराशावादी हो गया था। दोस्त ने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता। दोनों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। बोला ऐसा नहीं होता, लाइफ में होप रखनी चाहिए। उसने कहा काहे कि होप रखूं, अब ये ब्रेड देख ले, मैं इस पर बटर लगा रहा हूं, अगर ये मेरे हाथ से छूट के गिरा तो कंफर्म बता रहा हूं कि बटर वाला हिस्सा नीचे गिरेगा। दोस्त ने कहा अरे इतना भी निराश नहीं होते भाई, ऐसा थोड़ी कि ब्रेड छूटा तो बटर वाला हिस्सा ही जमीन पे गिरेगा। उसने कहा नहीं। फिर दोनों बातचीत करते रहे और तीसरे ब्रेड बटर लगाने के बाद गिर बैठा, और गिरा तो बटर वाला हिस्सा ऊपर था। बटर ऊपर लगा था, ब्रेड नीचे था। तो जो दोस्त था उसने कहा कि देख बटर वाला हिस्सा ऊपर है,
तो निराशावादी ने कहा नहीं तू समझा नहीं, मेरी जिंदगी तो इतनी खराब हो चुकी है कि तू देख ब्रेड को, मैं बटर भी गलत साइड पे लगा रहा था। तो निराशावादी होता है, लेकिन उम्मीद हमेशा बनाए रखनी चाहिए। उम्मीद क्यों बनाए रखनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से एक निराशा के समय में हम उम्मीद में भी, होप में भी, आशा में भी नकारात्मकता ढूंढ के ले आते हैं, वही काम हमें करना चाहिए जब हम निराश हो जाएं। निराशा कितनी भी ज्यादा हो जाए, उसमें आशा की किरण को खींच कर बाहर निकालिए, क्योंकि वही काम करेगी। और ये साल आपके लिए शुरू के 4-5 महीने में यही अपेक्षा कर रहा है। अगर आपने स्वयं को निकाला नहीं और निगेटिव हो गए तो आपको अपने संबंधों में नकारात्मकता दिखेगी, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके कलीग के साथ, बॉस के साथ, रिलेशनशिप में, मित्रों के साथ, परिवार के साथ एक नकारात्मकता की फीलिंग आएगी। आपका एग्रेशन का लेवल बढ़ता जाएगा और वो एग्रेशन लेवल आपका इस तरह बढ़ेगा जहां आप अपने आप को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे, वो भी नेगेटिव एस्पेक्ट में, जो दूसरों को अखरने लगे। और ये पूरे साल आप परेशान रहेंगे कि लोग मुझे समझ में नहीं रहे हैं, ईश्वर मेरा साथ या तो बुरा कर रहे हैं, या मेरी परीक्षा ले रहे हैं, या पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़ के चले गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर सब खराब हो जाएगा। लेकिन साल की शुरुआत, जनवरी का महीना आपको एक अचीवमेंट लेने देगा। अगर आप उस अचीवमेंट पर अपने आप को मैनेज करके रखें, कई बार अचीवमेंट आती है ना तो हम गदगद हो जाते हैं, फूल जाते हैं, वो नहीं करना है। जरा शांत रहना है, जरा अपने आप को फ्लो में आने देना है। उस अचीवमेंट पर अगर आप फ्लो में आए और अपने को शांत रख पाए तो वो अचीवमेंट का सिलसिला फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जारी रहेगा, कहीं रुक नहीं रहा। लेकिन आपको फूलना नहीं है, गदगद नहीं हो जाना एकदम से, जरा नम होके चलिए, ठीक है। जैसे कहावत कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो गागर आधी भरी होती है वो छलकती ज्यादा है जरा, तो भरी हुई गागर बनिए, छलकिए कम। दैट मीन्स कि अब आप समझ गए होंगे। और एक बार जब आप अपने आप को एक ईगो में नहीं ले जाते, बहुत ज्यादा फूलिए मत, यानी दैट मीन्स कि बहुत ईगो में मत आइए कि अरे वाह हमने तो सारा जग जीत लिया, फिर अगले महीने से जग जीतना बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले महीने से कब जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो जग जीतिए। और अगर वो कर ले जाते हैं तो आप अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। इंसान नेगेटिव कब होता है? इंसान दो मामलों में बहुत ज्यादा नेगेटिव, दो सिचुएशंस में, दो मायनों में बहुत नेगेटिव होता है। एक, जब निगेटिविटी बड़े लंबे समय से चली आ रही हो और होप बिल्कुल ना मिले, और दूसरा, जब अचानक से बहुत ज्यादा सफलता मिलकर के धड़ाम से जमीन पर गिरे तो लगता है कि अब सब बिखर गया, अब कुछ बचा नहीं है, अब क्या फायदा, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो वाली सिचुएशन आ जाती। क्यों? क्योंकि अचानक से दिल टूट गया। तो वो अचानक ना होने दीजिए। अचानक से कब होता है? जब हम उम्मीद ज्यादा रखते हैं। अगर किसी को पता हो कि भाई मेरे पार्टनर की भी अपनी फीलिंग है और मेरा पार्टनर मेरे साथ अपनी मर्जी से है, अगर रहना चाहे तो अपनी मर्जी से, जाना चाहे तो अपनी मर्जी से, और अगर वो कभी चला जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, थोड़ा दुख होगा लेकिन उतना झटका नहीं लगेगा। लेकिन जिसको ये उम्मीद है कि अरे मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता, ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, और अगर वो चले जाए फिर दिल टूट जाता है। सिर्फ टूट ही नहीं जाता, टूट के बिखर जाता है और फिर पूरा जीवन बिखरा दिखने लगता है। तो इसलिए अगर आप अपने को मैनेज कर पाए, जो कि आपके करने की पॉसिबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी थोड़ी सी है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, अपने को मैनेज कर पाए तो आप सिचुएशन कैसी भी नेगेटिव होगी जो मई महीना के आसपास, 5वें महीने के आसपास होगी, उसमें आप पॉजिटिविटी को देख पाएंगे। न सिर्फ पॉजिटिविटी को देख पाएंगे बल्कि आपको कोई ऐसा मिल जाएगा या मिल जाएगी जिसके साथ चीज़ों को मैनेज कर ले जाएं। वो कौन होगा? वो कोई भी हो सकता है, आपके मित्र, रिश्तेदार, कलीग, बॉस, आपके ऑफिस का पर्सन, आपके फैमिली का मेंबर, आपके लाइफ पार्टनर, आपकी प्रेमी प्रेमिका, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी। उसके साथ आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन उसके द्वारा कुछ किया नहीं जाएगा आपको, बस उसका एक मोरल सपोर्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
एक मोरल सपोर्ट। मोरल सपोर्ट क्या होता है? जब अपने अंदर एक जोश बढ़ाने के लिए हम किसी चीज का सपोर्ट ले लेते हैं। जैसे कवि ने लिखा था ना कि तू भी है राणा का वंशज, चल फेंक जहां तक भाला जाए। दैट मीन्स कि अपने ऊपर विश्वास करो, अपने रक्त पर विश्वास करो। तो आपके विश्वास को बढ़ाने में वो पर्सन आपकी हेल्प कर देंगे, और उनकी हेल्प जैसे ही आपको मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आपने थोड़ा सा उठाया था वो पूरा उठ जाएगा। और एक बार वो उठ गया तो जैसा मैंने अभी कहा कि आपके लिए 12 के 12 महीने अचीवेबल हैं। बीच में छोटे मोटे पिटफॉल्स हैं। पिटफॉल मतलब सड़क के गड्ढे। सड़क पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, बड़ी खाई की बात नहीं कर रहा वो कि सड़क ही फट गई, नहीं, छोटे मोटे। समझो तो स्पीड ब्रेकर समझ लो, चलो और आसान कर देते हैं, समझो स्पीड ब्रेकर। सड़क पे थोड़े थोड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर का ये मतलब नहीं कि गाड़ी लेके पलट जाइए, है ना। मतलब उस मोमेंट में गाड़ी को धीमा करिए, स्पीड ब्रेकर को पार करिए और फिर निकल जाइए, बस इतना ही है। बाकी कहीं कुछ ऐसा निगेटिव नहीं है कि आपको रोक ही देगा, दीवार नहीं खड़ी हुई है। आपकी अपनी ऊर्जा अपने आप में आपको इतना मैनेज्ड कर देगी इस ईयर में, जो आपको ऐसा लगेगा। अच्छा, ये जो ऊर्जा का प्रवाह आपको मिलेगा ना एडिशनल, ये मिलेगा जून से। जून के पहले तक चीजें स्मूथ, नॉर्मल, बढ़िया, पॉजिटिव, अच्छा, हंसते खेलते चले आइए। जून में ऊर्जा का एक प्रवाह आपको मिलेगा। प्रवाह कब मिलेगा ये भी जान लीजिए। प्रवाह सिर्फ उस कंडीशन में मिलेगा जब आप कार्यरत होंगे। अगर आप मैदान छोड़ चुके हैं, आसान भाषा में मैदान छोड़ चुके हैं, तो फिर ऊर्जा का प्रवाह नहीं मिलेगा। अगर आप अभी भी मैदान में हैं, लड़ाई के, अपने जीवन के युद्ध में अभी भी हैं, तो फिर वो ऊर्जा मिल जाएगी। उस ऊर्जा में सबसे अच्छी बात क्या है? डिवाइन एनर्जी की कनेक्टिविटी। वो डिवाइन एनर्जी न सिर्फ आपके ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाएगी, बल्कि आपके दिमाग में मल्टीपल नए आइडियाज ले आएगी। अब आप कुछ नया कर सकते हैं, एंगल को बदल सकते हैं, अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं, अपने आइडियाज में परिवर्तन ला सकते हैं और चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए अपनी ऊर्जा को, यानी उस ऊर्जा को स्ट्रीमलाइन रखना, और स्ट्रीमलाइन रखते हुए अपने टारगेट को अचीव करना बच्चों के खेल जैसा हो सकता है। हो नहीं जाएगा, हो सकता है। तब जब आप अपने लक्ष्य को केंद्रित करके कार्य करें, अगर आपने भटकाव लिया तो वो ऊर्जा भी भटकाव ले लेगी। टॉर्च जलाइए, एक टॉर्च होगी, अगर हम टॉर्च को सीधा रखें तो उसका फोकस सीधा चला जाएगा, और टॉर्च को घुमा दें तो फिर सीधा फोकस नहीं जाएगा। बस यही मामला है। और वो ऊर्जा का भटकाव आपको डिस्टरबेंस में ला सकता है। इसलिए अपने टारगेट को केंद्रित करिए और अपने टारगेट पर बने रहिए। इस पूरे मामले में आपको जिस चीज का एडिशनल ध्यान रखना है वो ये कि जब आप इंथुजियास्टिकली, पैशन के साथ, इंथुजियाज्म के साथ में, एक जोश और उमंग के साथ सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको बाकी चीजों को नहीं देखना। आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु से ना बाधित हो रहे हैं, ना आप किसी का भला कर रहे हैं, ना आप किसी का नुकसान कर रहे हैं। आपके लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अगर बाई चांस किसी का भला हो जाता है तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। नुकसान हो जाता है तो भाई हमने नहीं किया, हो गया, हम क्या करें। लेकिन जानबूझ के नुकसान या जानबूझ के भला दोनों नहीं करना। पहले नुकसान की बात, क्योंकि जानबूझ के अगर नुकसान करते हैं कि मेरा फायदा हो जाए, तो ये बुरा कर्मा बनाएगा, बुरा कर्म, और इस बुरे कर्म का रिवर्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। और अगर आप जानबूझ के भला करने की कोशिश करते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाएगी, गति धीमी हो जाएगी। इसलिए अपने टारगेट की ओर बढ़िए। आपके आगे बढ़ने से किसी का भला होता है, अपने आप तो होने दीजिए, बुरा होता है अपने आप तो होने दीजिए। आप जानबूझ के कुछ भी मत करिए। और अगर आपको पता चल गया, अब इसमें जानबूझ के कहाँ आता है, अगर आपको पता चल गया कि भाई अब अगला कदम उठाने पर फलाने को नुकसान हो जाएगा, फिर भी उठाए, तो ये तो जानबूझ के हो गया। ऐसा थोड़ी ना, आप कदम उठाकर आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ने के बाद आपको पता चला कि ओहो, पीछे फलाने का नुकसान हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला। ये आपका बुरा कर्म नहीं है, यहां कोई इसका निगेटिव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था, ठीक। लेकिन जानते थे पहले से और फिर भी आपने किया, तब तो फिर जानबूझ के किया, वो गड़बड़ है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आज के ओरेकल देख लेते हैं जो है गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं कि देवियां आपके बारे में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। धनु राशि, पाइल नंबर 2 आपके लिए गॉडेस गाइडेंस। पहला कार्ड आपके लिए है देवी ग्रीन तारा,
सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं कॉर्डेलिया। कार्ड नंबर 3 पर आपके लिए मौवे। फोर्थ नंबर पर आपके लिए हैं देवी रेनान। और अंतिम देवी जो आपके लिए अपीयर हो रही हैं, दिस वन इज डियाना। इनको डियाना या डायना ऐसे कहते हैं। जब शुरू में, साल के शुरुआत में आपके टारगेट्स हिट होने लगें या आप सफलता अर्जित करने लगें और उस मोमेंट में आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए बाई चांस कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइडेंस ले लूँ, किसी से थोड़ा सलाह मशवरा कर लूँ, तो बिल्कुल जिन्हें आप उपयुक्त समझें उनसे सलाह मशवरा करें, लेकिन किसी को भी अपनी योजना नहीं बतानी है, ये याद रखिएगा। आगे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा हल्के माइंड में रहें। हम निराश कब होते हैं? जब हम चीज़ों को बहुत गहराई से फील कर जाएं, नकारात्मकता को, तो हम निराश हो जाते हैं। तो यहां आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लाइट मोड में रहना है। कॉर्डेला कहती हैं कि थोड़ा सा लाइट मोड में रहो, क्योंकि लाइट मोड में रहने की वजह से चीज़ों को उतनी गहराई से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, और जब चीज़ों को उतनी गहराई से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता तो उनको छोड़ देना आसान होगा। और उसी लाइटर नोट पर उसी हल्के मोड में वो कहती हैं कि उस पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो पॉजिटिविटी हमेशा ही हल्की होती है। पॉजिटिविटी हमेशा हल्की होती है, ठीक। निगेटिविटी गहरी होती है। नकारात्मकता हमारे को डिप्रेस कर सकती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई पर्सन बहुत पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि उसने उसका दिमाग खराब कर दिया, ऐसा नहीं सुना होगा, ठीक है। ये जरूर सुना होगा कि निगेटिविटी ने दिमाग खराब कर दिया। ज्यादा हंसना निगेटिव है या पॉजिटिव? ज्यादा हंसना, बहुत देर तक हंसते रहना निगेटिविटी के निशानियां हैं। और कैसे? जिन लोगों का दिमाग डिस्टर्ब होता है वो बहुत हंसते हैं, बिना वजह हंसते रहते हैं। रोना पॉजिटिव सेंस में आता है। रोना पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि रोने से निगेटिविटी आंसुओं के द्वारा बह जाती है। इसीलिए ना, जब कोई सदमा लगता है, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? कहते हैं रो लीजिए। घर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं रो लेने दो। क्यों? क्योंकि रोने से हल्के हो जाएंगे। हम हंसने से हल्के नहीं होते, हंसने से गंभीर हो जाते हैं। थोड़ा उल्टा मामला है, खैर। हालांकि थोड़ी हंसी, मोमेंटम, वो हमें हल्का करती है, लेकिन बहुत देर तक हंसना हमको बीमार कर सकता है। आप एक पूरा दिन लगातार नहीं हंस सकते, लेकिन एक पूरा दिन लगातार रो सकते हैं। कोई हेल्थ इशू नहीं होने वाला लगातार रोने से, लेकिन लगातार एक दिन हंसे तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक। तो ये कहती हैं कि स्वयं को लाइटर मोड पे रखना है, लाइटर नोट पे रखना है, ताकि स्वयं को एकदम फ्रेश तरीके से उस पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट कर सको। और एक बार पॉजिटिविटी के साथ फ्रेश तरीके से कनेक्ट हो गए तो मौवे और रेनान, ये दो देवियां हैं जो कहती हैं कि फिर स्वयं को अपनी सही राह पर बनाए रखने में मदद मिल जाएगी। और लास्ट में डियाना ये कहती हैं कि इस सिचुएशन में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे बीच में तुम स्वयं आ जाओ, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। बाकी तुम अगर अपने लक्ष्य के बीच में नहीं आते और बस उसे हासिल करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। साथ ही साथ ये कहती हैं कि अपने फोकस को इंटेंशन में लेकर के जाना है। इंटेंशन मतलब जानबूझकर फोकस को बनाना है, अनजाने में नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि बस हाँ ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, नहीं, वो नहीं चलेगा। ये कहती है कि पूरा पक्का। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों से और कौरवों से पूछा था कि भाई सामने क्या दिखता है? बोले गुरु जी आप दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा, जंगल दिख रहा है, उस पे एक टहनी पर चिड़िया है, चिड़िया की आंख भी दिख रही है। मैंने तीर और धनुष लगा रखा, मुझे तो तीर भी नजर आ रहा है। सिर्फ एक था अर्जुन जिसने कहा मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा। तो ये है इंटेंशनल फोकस। और नॉन इंटेंशनल फोकस में तो सब कुछ दिखता है। आप कभी करके देखिए, किसी एक चीज पर अगर आप फोकस करें
तो बाकी चीज़ें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाती हैं, नज़र नहीं आती। और अगर आप नॉन इंटेंशनल करें, अगर इंटेंशन ना हो फोकस करने की, तो हर चीज़ नज़र आ रही है, हर चीज़ दिख रही है, मल्टीपल चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये कहते हैं कि इंटेंशनल फोकस में जाना है, नॉन इंटेंशनल नहीं। और एक बार आप इंटेंशनल फोकस में गए तो आप अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी योग्यता रखते हो और वो अचीव हो जाएगी। और ये साल आपके लिए मल्टी लेयर अचीवमेंट का साल बन सकता है, बस आप अपने को नेगेटिव और होपलेस होने से बचा ले जाए। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।